बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 11 टॉपिक हम स्टडी करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को बहुत डिटेल में स्टडी किया था, जिसमें हमने उसके सब पार्ट्स के मुतालिक पढ़ा था कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स जो है वो मौजूद होते हैं और मेन पार्ट्स नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के कौन से हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप लिंक में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको इन पार्ट्स के मुतालिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है तो आपको ये फंक्शंस भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अच्छा, हमें एक चीज़ जो मेन चीज़ है उसका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो किडनी है उसका मेन फंक्शन क्या है। किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है कि वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल मटेरियल है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उन्हें बॉडी में से रिमूव करना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, जो हमारी बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, और वो मटेरियल्स हमारी बॉडी में से, वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी से रिमूव हो जाने चाहिए या बाहर निकल जाने चाहिए। तो ये सारा फंक्शन जो परफॉर्म होता है वो किडनी के अंदर परफॉर्म होता है, और किडनी का कौन सा वो फंक्शनल यूनिट होता है जो कर रहा होता है, वो नेफ्रॉन है, जो कि इस फंक्शन को, इस काम को परफॉर्म कर रहा होता है। अब एक सब्सटेंस है यूरिया। ये एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, नाइट्रोजीनियस मटेरियल है, जो कि वेस्ट मटेरियल के तौर पर होता है हमारी बॉडी में, यानी हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और ये कहाँ होता है? इन द यूरिन ऑफ मैन। यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लिवर एंड इज कैरिड टू द किडनी। कहाँ बनता है यूरिया? लिवर में बनता है, और फिर उसके बाद वो किडनी में आ जाता है। द फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू रिमूव यूरिया एंड फॉर्म यूरिन। किडनी का मेन फंक्शन ये है कि वो इस यूरिया को रिमूव करे और यूरिन में कन्वर्ट कर दे। इट इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेसेस in the nephrons: pressure or glomerulus filtration, tubular और selective reabsorption and tubular secretion। इस मेन फंक्शन के लिए जो सारा प्रोसेस होना है, जो सारा अमल होना है, उसमें 3 मेन प्रोसेस हैं। नंबर 1 है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड जिसे हम कहेंगे ट्यूब्यूलर और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। नेफ्रॉन का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि ग्लोमेरुलर प्रेजेंट होता है यहाँ पर नेफ्रॉन में। इसके अलावा रीनल ट्यूब्यूल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उनको हमने डिटेल में स्टडी किया था। ट्यूब्यूलर और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, या तीसरा प्रोसेस जो है वो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का है। इन तीनों प्रोसेसेस को हम 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आपको ये समझने के लिए इस डायग्राम को भी बहुत गौर से जो है वो देखना होगा। इसको मैंने आपको कुछ पॉइंट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस द ग्लोमेरुलर वॉल एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड प्रेशर। ये जो ग्लोमेरुलर वॉल है, यहाँ पर एक मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, और वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस वजह से होती है? ब्लड के प्रेशर की वजह से होती है। यानी जब यहाँ आर्टरीज जो मौजूद हैं वो ब्लड के ऊपर प्रेशर डेवलप करती हैं, प्रेशर डालती हैं, तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट ग्लोमेरुलर से हो जाती है। व्हेन ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस के अंदर जब ब्लड जो है वो एंटर हो जाता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है? ब्लड के प्रेशर की वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है। ड्यू टू ब्लड प्रेशर इज सफिशिएंट टू कॉज स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट एंड वेस्ट टू मूव फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द इनसाइड ऑफ द बोमेन कैप्सूल्स। ब्लड का जो प्रेशर था उसकी वजह से क्या हुआ? स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो मूव हुए थे वो कौन कौन से थे? उसमें वाटर भी था, मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स और डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, वो मूव करके ग्लोमेरुलस से इनसाइड ऑफ द बोमेन कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं। बोमेन कैप्सूल के इंटरनली जो है वो अंदर वाली साइड पे चले जाते हैं। फिर इसका थर्ड
मेन जो पॉइंट है वो ये है कि द फ्लूइड दैट लीव्स द ब्लड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। वो फ्लूइड जो कि ब्लड को लीव कर देता है, छोड़ देता है, यानी ब्लड के अंदर से जो फ्लूइड निकल जाता है उस फ्लूइड को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ब्लड प्रोटीन, ब्लड सेल्स आर टू लार्ज टू पार्ट ऑफ दिस फिल्ट्रेट सो दे रिमेन इन द ब्लड। अब यहाँ पर हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया था, ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रोटीन्स हैं, ब्लड के सेल्स हैं। ये चूंकि लार्ज होते हैं इसलिए ये जो है वो ब्लड के अंदर ही रहते हैं। सेकेंड जो इसका स्टेप है वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने यहाँ से यहाँ पे मूव कर लिया है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है इस पार्ट में, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर कुछ खास किस्म के ऐसे चीज़ें मौजूद होती हैं जिनकी दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो बॉडी में, बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ड्यूरिंग रीअब्जॉर्प्शन अबाउट 99% ऑफ द वाटर एंड द मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स दैट एंटर द नेफ्रॉन्स आर रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम। 99% पानी यानी वाटर जिसकी बॉडी को हमेशा ज़रूरत रहती है, और इसके अलावा कुछ सॉल्यूट्स जो कि नेफ्रॉन में एंटर हो जाते हैं वो वापस चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में एज द फिल्ट्रेट्स फ्लो अलोंग द नेफ्रॉन्स। दिस रीअब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस। अब ये रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है? मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ऑस्मोसिस के ज़रिए से भी ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, डिफ्यूजन्स के ज़रिए से भी हो जाती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से भी होती है। डिपेंड करता है किस मॉलिक्यूल को रीअब्जॉर्ब होना है। तो द सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी पर्टिकुलरली ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब। वो सब्सटेंसेस, वो चीज़ें जिनकी हमारी बॉडी को अभी ज़रूरत है, वो अगर इस फिल्ट्रेट में आ गई हैं तो वो सारी चीज़ें जैसे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स आर रीअब्जॉर्ब। पानी भी जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है और बहुत सारे सॉल्यूट्स भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है ये रीअब्जॉर्प्शन? ये ठीक जो है वो ग्लोमेरुलस के बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो है, यहाँ पर जो है वो ये रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है ग्लूकोज की और वाटर मॉलिक्यूल्स की, और जितनी भी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो होनी है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर while the ascending limb of loop of Henle allows the reabsorption of salt। अब ये डिसेंडिंग और असेंडिंग हमने इसके स्ट्रक्चर में भी जो है वो देखा था कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल, ये आप इस वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। लूप ऑफ, ये जो पूरा ये आपको यू शेप में नज़र आ रहा है, ये लूप ऑफ हेनले है। यहाँ पर ये जो पार्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है इस जगह पर, जो कि इसके साथ डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के साथ मौजूद है, उसे हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के साथ ज्वाइन है उसे हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो ये जो लूप ऑफ हेनले है इसमें आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो असेंडिंग पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के बाद जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो क्या चीज़ रीअब्जॉर्ब करती है? वो वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है वो सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ब्लड। अब लूप ऑफ हेनले के बाद कौन सा पार्ट आता है? ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। जब मटेरियल फिल्ट्रेट यहाँ डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में पहुँचता है तो यहाँ पर दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है पानी की। ब्लड में पानी जो है वो, वाटर जो है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये सारा जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, इसीलिए हमने इस प्रोसेस का नाम रख दिया है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड प्रोसेस जो है वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस। अच्छा, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल बाय ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। जैसे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? जैसे पोटेशियम आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह होते हैं। ये सब्सटेंसेस जो होते हैं
ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज से नेफ्रॉन में। इसके बाद जो है वो क्या होता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस के जरिए से ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ये वाले पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन और ड्रग्स, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन वगैरह। तो यहाँ पर ये 3 प्रोसेस थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। आफ्टर दीज स्टेप्स, ये तीनों स्टेप्स के बाद फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रीनल ट्यूब्यूल्स इज नोन एज यूरिन। अब ये जो फिल्ट्रेट जो रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद है, इसे हम इस वाले जो फिल्ट्रेट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यूरिन कहते हैं। यानी अब इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसकी बॉडी को ज़रूरत है या बॉडी ने उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना है। इसमें टोटली जो है वो सारी वो चीज़ें हैं जो कि हार्मफुल हैं। तो इट मूव्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू पेल्विस। यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट में मूव कर जाता है और फिर उसके बाद पेल्विस पे चला जाता है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड टू यूरिथ्रा इज एज फॉलोइंग। अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, यूरिया का जो मॉलिक्यूल है उसकी जो मूवमेंट है ब्लड से यूरिथ्रा वो कैसे होती है। ये अभी जो हमने पार्ट पढ़े हैं इन्हीं को जो है वो हम एक फ्लो चार्ट में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से इन मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि यूरिया जो है वो लिवर में प्रोड्यूस होता है, तो लिवर से ये यूरिया ब्लड में आ जाता है, ब्लड से किडनी में, और किडनी के अंदर जो एक स्ट्रक्चरल यूनिट इसका होता है नेफ्रॉन, फिर नेफ्रॉन का एक पार्ट जो है वो ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर यहाँ से लूप ऑफ हैनले में आ जाता है। लूप ऑफ हैनले से ये यूरिया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है। उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से ये होता हुआ यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, और उसके बाद ये यूरिथ्रा के रास्ते गिवन आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की शक्ल में बॉडी से आउट हो जाता है। तो ये सारा जो है वो एक फ्लो चार्ट में ये इस पूरे प्रोसेस को जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है कि किस तरह से जो हार्मफुल मटेरियल है वो किस वे से जो है वो किस तरीके से वो बॉडी से आउट होते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में अगर कोई मुश्किल है, किसी भी किस्म की आपको जो है वो परेशानी महसूस हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको दोबारा से जो है वो इसको एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।